नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। चक 29 LLWB क्षेत्र के किसानों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर नियम विरुद्ध कार्य कर किसान को सिंचाई पानी से वंचित करने वाले सिंचाई विभाग के SDO के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। सिंचाई विभाग में कार्यरत SDO के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर बुधवार को चक 29 LLWB क्षेत्र के किसानों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने बताया कि चक 20 LLWB के किसान अमर सिंह की खेत की पानी की बारी पत्थर नंबर 42,227 के किला नंबर 5 तक भराई सहित पत्थर नंबर 41,227 के किला नंबर 25 के लिए बंधी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सहायक अभियंता की शय पर किसान अमर सिंह सोनी के खेत में पानी न लगाकर किसी अन्य की तरफ नाके को मोड़कर किसान अमर सिंह को पानी से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण में सिंचाई विभाग के SDO नियमों की अवहेलना करते हुए अन्य किसान को सिंचाई पानी का लाभ दे रहे हैं। यह मूल किसान के साथ अन्याय तथा सिंचाई नियमों के विरुद्ध है। पीड़ित किसान ने आरोप लगाया कि SDO नियम विरुद्ध कार्रवाई के चलते उसे पिछले 6 महीनों से सिंचाई पानी से महरूम किए हुए है। ज्ञापन में दोषी सहायक अभियंता के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए वह पानी के नुकसान की भरपाई करवाने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में बलवंत मेघवाल, सोहन लाल भादू, बलवंत गोदारा, सुल्तान भादू, महावीर राजपूत सहित अन्य किसान मौजूद थे। मामला साहब 29 तकवे नरेंद्र बहादुर एक अन्य काश्तकार है और एक काश्तकार है पार्टीवादी रंजिश रखने के कारण है वो पानी रिवर्स से पीछे ले जा रहा है। और वीडियो साहब को थोड़ा बहुत कोई अपने SDO साहब को कोई प्रलोभन दे दिया थोड़ा बहुत। वो प्रलोभन की वजह से अब नरेंद्र पर दबाव बना रहा है कि मैं नक्का यहाँ तोड़ के यहाँ बना दूंगा वहाँ बना दूंगा। और नरेंद्र को 5-4 बारी हो गए नुकसान हो रहा है, इसके पानी नहीं लग रहा है और आगे के किसान भी प्रभावित हो रहे हैं। तो ऐसा हम SDO साहब से मिले तो उन्होंने हमारे पर है वो कोई जानकारी नहीं दी और हमें नरेंद्र को परेशान किया। इसलिए हमने चीफ साहब से मिले, चीफ साहब आज मिले नहीं। चीफ साहब के पास यहाँ आए तो हमारे किसानों की समस्या है, पूरे तक की समस्या है। अगर इसका समाधान हो जाए, बीच बीच में जगह जगह नक्के नहीं करे तो सभी को फायदा है, सभी के पानी लग जाए। वैसे भी आजकल तो ढेरों पानी, गर्मी का मौसम है, पानी कम आता है, फसल को पानी की जरूरत ज़्यादा रहती है। तो इसलिए ये है कि भी सभी के पानी लगे। हमारा मकसद किसी पार्टीवादी को लेकर किसी को परेशान करने का नहीं है और सभी किसान भाइयों के पानी लगे। और ये तो हम चाहते हैं, इसी बात को लेकर आज हम पूरे किसान की अपने 29 टक्के है वो कलेक्टर साहब से मिले तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जल्दी आपकी समस्या का निदान कर दिया जाए। आज कोरोना के चलते हम थोड़े लोग ये तो पूरे के पूरे टक्के किसान आते और अपनी समस्या यहाँ कलेक्टर साहब से रखते, लेकिन कोरोना के चलते हम थोड़ा सी प्रतिबंध है। भारतीय मजदूर संघ की बैठक जंक्शन में आयोजित की गई। बैठक में सरकार की नीतियों के विरोध में आंदोलन की आगामी रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। भारतीय मजदूर संघ की बैठक बुधवार को जंक्शन स्थित संगठन कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला मंत्री ने कहा कि BMS की ओर से केंद्र, प्रदेश व जिला स्तर पर कोरोना के खिलाफ जारी जंग में अहम भूमिका अदा की जा रही है। उन्होंने बताया कि भारतीय मजदूर संघ की ओर से देश भर में 20 मई को महामहिम राष्ट्रपति के नाम 513 जिलों में 1432 जगहों पर ज्ञापन सौंपे गए। उन्होंने कहा कि कोई भी मजदूरों के हितों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। इसके विरोध में बुधवार को पुनः सभी केंद्रीय संगठन अपने अपने विभागीय अधिकारियों के मार्फत राष्ट्रपति को ज्ञापन भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि तमाम सरकारों की मजदूर व जन विरोधी नीतियों को सबके सामने लाने के लिए BMS द्वारा देश भर में 1 जून से 15 जून तक जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 16 से 30 जून तक संगठन सदस्यों द्वारा अपने अपने क्षेत्र के लोकसभा सदस्यों को ज्ञापन सौंपे जाएंगे, जिससे कि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। बैठक में मनोज शर्मा, राजेंद्र छिंपा, दिलीप मोयल, अंग्रेज सिंह, लेखराम, गुरजन सिंह, मेघराज, मामचंद, भुवनेश्वर लाल, सुरेश कुमार, ज्वाला दत्त, बलविंदर सिंह सहित अन्य लोग मौजूद थे। संघ जिला मानगढ़ की आज बैठक आयोजित की गई है जिलाध्यक्ष अमर सिंह जी की अध्यक्षता में, जिसमें जो हमने पीछे राज्य सरकार को, राष्ट्रपति को, केंद्र सरकार को जो ज्ञापन भिजवाए हैं उन ज्ञापनों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसलिए भारतीय मजदूर संघ में आक्रोश है। इसी उपलक्ष्य में हमने बैठक आयोजित की है और इस लड़ाई को आगे लंबे खींचने के लड़ने के मूड में है। दूसरा जो हमने यहाँ पंचायत स्तर पर, तहसील स्तर पर संयोजक बनाए हैं,
जो आगे का कार्यभार उनके लिए सौंपा है ताकि संगठन का आगे बढ़ाया जा सके। बस यही मेन मुद्दे थे हमारे। एक तो जो आज के लिए सरकार है उनको ज्ञापन दिया गया है उस पर थी संसद बनाना और कुछ हमारे संगठन की जीवन पर बातचीत हुई। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर बुधवार को नर्सिंग कर्मचारियों ने स्वास्थ्य मंत्री के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। नर्सिंग भर्ती 2018 में चयनित नर्सिंग कर्मचारियों ने बुधवार को जिला कलेक्टर को स्वास्थ्य मंत्री के नाम का ज्ञापन देकर चयनित एनएचएम आरएमआरएस को कार्यग्रहण दिवस से लेकर वर्तमान तक मानदेय देने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि 108 एम्बुलेंस में चयनित नर्सिंग कर्मचारी एएनएचएम, एएनएम व जीएनएम के नर्सिंग कर्मचारी नियमित पद पर चयनित हैं। स्वास्थ्य मंत्री के जारी निर्देशानुसार 28 अप्रैल 2020 से अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान कार्यस्थल पर कार्यरत हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि राजस्थान के समस्त कार्यरत चयनित कर्मचारियों के कोरोना के चलते कार्यरत कर्मचारियों का कार्य दिवस 28 अप्रैल 2020 को मानते हुए राज्य सरकार समानता का व्यवहार करते हुए नव चयनित कर्मचारियों की भांति 26,500 रूपए मासिक वेतन के अनुसार भुगतान करने के आदेश जारी करे। नर्सिंग कर्मियों ने इस विषय को गंभीरता से लेकर इसका निस्तारण करवाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में मोहनलाल, कुलदीप सिरावता, रूपा कुमारी, तेजेंद्र भाटी, प्रदीप कुमार, अनिल वर्मा, सरोज कुमारी, राजवीर कौर, राजपाल सिंह, महेश कुमार, राजेश शर्मा, महेंद्र गोदारा, गुरप्यार सिंह, सुखबीर सिंह सहित अन्य कर्मचारी मौजूद थे। आज हम 108 के कार्यरत कर्मचारी एनएचएम, आरएमआरएस और संविदा कर्मचारी हैं जो यहाँ पे कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारी राज्य सरकार से मांग है कि जिस तरह से आपने 28/4/2020 को एक सूची निकाली चयनितों की, जिसमें चयनित हैं हम परमानेंट पद पर पदस्थापित हैं, हमारा आपने ना रिलीविंग का ऑर्डर निकाला ना ज्वाइनिंग का ऑर्डर निकाला और हमारी जो सैलरी है उसके बारे में भी कोई आदेश नहीं निकाला है। जबकि आपने चयनित कर्मचारियों का जो नव चयनित है, फ्रेशर हैं, उन कर्मचारियों का आपने 26,500 रुपये सैलरी का भुगतान करने, उनको ज्वाइन करने का आदेश निकाल रखे हैं। हम श्रीमान स्वास्थ्य मंत्री जी से और अतिरिक्त निदेशक जी से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे भी जो सैलरी का भुगतान है 26,500 रुपये, उसका आदेश जारी किया जाए। हमारी ज्वाइनिंग डेट हम लगातार कार्य करें तो 28/4/2020 से मानते हुए हम सब कर्मचारियों को जो आज राजस्थान में कार्यरत कर्मचारी हैं उनकी तरफ आप ध्यान दें राजस्थान सरकार, क्योंकि हम आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ राजस्थान सरकार से और पूरे राजस्थान के जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनकी तरफ से कि आप इस तरफ ध्यान दें, हमें सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर ना करें। हम आपसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं, हम आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे हैं। हम जनता को परेशान नहीं करना चाहते। हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द ये आदेश निकालें ताकि हम सब कर्मचारी हैं तो मानसिक रूप से संतुष्ट होकर अपना कार्य जो सही तरीके से कर रहे हैं उसको जारी रखते रहें। हमें जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनकी तरफ ध्यान देने की तरफ सरकार ध्यान दें। आवश्यक वस्तु अधिनियम व कृषि संबंधित संशोधित आदेशों को वापस लेने की मांग को लेकर अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने आवश्यक वस्तु अधिनियम व कृषि संबंधित संशोधन आदेशों को वापस लेने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम व कृषि से संबंधित संशोधन इजारेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए किए गए हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अनाज, तिलहन, खाद्य तेल, सब्जी जैसे खाद्यान्नों को ECA से हटा दिया गया है। इस संशोधन के कारण आवश्यक वस्तुओं की कीमत निर्धारण व उपलब्धता पर सभी नियम व नियंत्रण भी समाप्त हो गए हैं। इससे व्यापारियों को ही लाभ होगा, जबकि खाद्य सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ज्ञापन के अनुसार इससे पहले आवश्यक वस्तु अधिनियम काला बाजारी व जमाखोरी पर लगाम लगाता था। अब यह संशोधन इनको पूरी तरह से काला बाजारी करने की छूट प्रदान कर रहा है। इससे हमारी खाद्य सुरक्षा संकट में पड़ती दिखाई दे रही है। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज संशोधन आदेशों को तुरंत वापस लेने की मांग की है। आज हनुमानगढ़ जिले की जनवादी महिला समिति प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। जो रोजाना रेट बढ़ा रहे हैं राशन का और जो भी कोई दिक्कत है तो हमारी जनवादी महिला समिति का ये कहना है कि हमारी महिलाओं पे इसका ज़्यादा असर पड़ेगा। हम सारे हिंदुस्तान के राष्ट्रीय मांग है कि हम सब राज्य में और सब जिलों में आज के दिन जनवादी महिला समिति विरोध प्रदर्शन किया है और मोदी के नाम, प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन किया। हम जनवादी महिला समिति की तरफ से आज प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। ये जो खाद्य सुरक्षा में जो रोज नई कीमतें, नई दरें, रोज बढ़ोतरी जो हो रही है, इसके खिलाफ हमने
ये महिला समिति ने आज ज्ञापन दिया है कि जो खाद्य सुरक्षा का जो असर है जो हमारी महिलाओं पर ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि कोरोना के दौरान हमारे काम ठप हो गए, महिलाएं घर पे बैठी हैं और महंगाई ज़्यादा हो रही है और खाने पीने की बहुत ही दिक्कत आ रही है। इसके लिए ये हमने आज ज्ञापन दिया है प्रधानमंत्री के नाम। और ये जो रोज़ रोज़ घटनाएं हो रही हैं, छोटी मोटी घटनाएं होती हैं और बहुत बड़ी भी घटनाएं हो रही हैं। ये जो आज ज्वालेवाड़ा में जो हुई है घटना, 4-5 दिन हो गए, 14 साल की बच्ची के साथ आलू फैक्ट्री वाले कोई मालिक ने बलात्कार किया है और उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। तो हमारी महिला समिति की ये मांग है कि उसको गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो फिर हम कोई आंदोलन करेंगे। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। गांव भामूवाली ढानी निवासी एक व्यक्ति की कीटनाशक दवा के सेवन से मौत हो गई। पुलिस ने बुधवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। गांव भांबूवाली ढानी में एक 34 वर्षीय व्यक्ति की कीटनाशक स्प्रे पीने से तबियत बिगड़ने पर उसे राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया था। बुधवार को इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। इस संदर्भ में परिजनों की सूचना के बाद सदर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आज मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। इस संदर्भ में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक विनोद कुमार पुत्र रूपराम मेघवाल गाँव भांबूवाली ढानी का निवासी था। मृतक की पत्नी कुछ रोज पहले उसे छोड़कर चली गई थी। मानसिक तनाव और परेशानी के चलते उक्त व्यक्ति ने कीटनाशक स्प्रे का सेवन कर लिया, इससे उसकी मौत हो गई। यहाँ पोस्टमार्टम के लिए आए थे। नाम विनोद कुमार रूपराम मेघवाल, ये उम्र 34 साल, ये भांबूवाली ढानी का रहने वाला है। ये मानसिक परेशान रहता था। इसके घरवाली इसको छोड़ के चली गई, बच्चों सहित तनाव में रहता था। 2 तारीख को इसने घर पे ही पड़ी कोई स्प्रे पी ली। इसको यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती कराया हुआ था, इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान आज उसकी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम की कार्रवाई करा रहे हैं, आगे जाँच हो जाएगी जो भी कार्रवाई होगी उसकी। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टाउन बस स्टैंड से सैनिटाइजेशन कर बसों को रवानगी दी जा रही है। संक्रमण से बचाव के लिए रोडवेज प्रबंधन द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही यात्रा की अनुमति दी गई है।
टाउन बस स्टैंड से रोडवेज की बसों को सैनिटाइज कर रवाना किया जा रहा है। टाउन बस स्टैंड से जयपुर वाया झुंझुनू, जयपुर वाया सरदार शहर, जोधपुर वाया सरदार शहर, बीकानेर वाया पल्लू, अर्जनसर आदि बसों को सैनिटाइज कर यात्रियों की स्क्रीनिंग के बाद ही रवानगी दी जा रही है। कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए रोडवेज कर्मियों को थर्मल स्कैनर, ग्लव्स, मास्क व सैनिटाइजर की सुविधाएं रोडवेज प्रबंधन की ओर से उपलब्ध करवाई गई हैं। बसों की सीटों से लेकर शीशों तक सैनिटाइजेशन के बाद यात्रियों को बिठाया जा रहा है। रोडवेज कर्मचारी दूलीचंद ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए रोडवेज द्वारा पूरे एहतियात बरते जा रहे हैं। बसों में फिलहाल 48 यात्रियों को ही सफर करने की अनुमति दी गई है। सैनिटाइजेशन का काम करने वाले कर्मचारियों ने बताया कि रोडवेज द्वारा उन्हें मास्क दिए गए हैं। रोडवेज की गाइडलाइंस के अनुसार उन्हें 15 दिन में बदल दिया जाता है। इसी तरह ग्लव्स भी 15 दिन में बदलना अनिवार्य है। रोडवेज प्रत्येक कर्मी को 1 हफ्ते बाद सैनिटाइजर उपलब्ध करवा रहा है। वहीं बसों की सैनिटाइजेशन के हाइपोक्लोराइड लिक्विड प्रतिदिन प्राप्त होता है। यात्रियों की स्क्रीनिंग के बाद ही उन्हें बसों में बिठाया जाता है। किसी भी यात्री का तापमान सामान्य से अधिक होने पर त्वरित रूप से मेडिकल टीम को इसकी सूचना दी जाती है। हालांकि अभी तक स्क्रीनिंग में किसी भी यात्री का तापमान असामान्य नहीं पाया गया है। तमाम बसें तो यहाँ से रवाना होती है, जैसे बीकानेर है, जोधपुर है, सरदार शहर है, लंगू है, उन सबको सैनिटाइज किया जा रहा है। सभी यात्रियों का स्क्रीनिंग किया करके और डिस्टेंस को बनाते हुए सभी यात्रियों को सुरक्षित 40 यात्री सैनिटाइज गाड़ियों के लिए करने के बाद हमें ग्लव्स मिलते हैं, सैनिटाइज के लिए ये सामान मिलता है, उसके लिए ग्लव्स वगैरह, मास्क वगैरह सारी सुविधाएं। जब तक गाड़ी सैनिटाइज नहीं है हम पैसेंजर को बिठा नहीं सकते। शहर में जाम सीवरेज लाइनों को खोलने के लिए जेटिंग मशीन कारगर साबित नहीं हो रही। ऐसे में नगर परिषद 1 करोड़ की लागत से सुपर स्कार मशीन खरीदने की तैयारी में है। इसके लिए दस्तावेजी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। जंक्शन क्षेत्र की जाम हुई सीवरेज लाइन को खोलने के लिए नगर परिषद 1 करोड़ की लागत से सुपर स्कार मशीन खरीदेगी। इसको लेकर नगर परिषद द्वारा संविदा जारी की गई है। करीब 1.5 वर्ष पूर्व नगर परिषद ने सुपर स्कार मशीन की खरीद करने की योजना तैयार की थी। अब फिर से सुपर स्कार मशीन खरीदने के लिए तकनीकी शाखा की ओर से कागजी कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए नगर परिषद की तकनीकी शाखा टीम ने दिल्ली की एक कंपनी से सुपर स्कार मशीन खरीदने के बारे में जानकारी मांगी है। नगर परिषद के अधीक्षण अभियंता सुभाष बंसल ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में सीवरेज लाइन का रख रखाव करने वाली कंपनी की ओर से सुपर स्कार मशीन किराए पर लेकर जाम हुई लाइनों को खोलने का कार्य किया जा रहा है। गत दिनों पहले आई बारिश के कारण जंक्शन के एक क्षेत्र में लाइनें जमा हो गई थी। इसकी वजह से गंदा पानी ओवरफ्लो होकर खाली प्लाट में जमा होना शुरू हो गया था। नगर परिषद की जेटिंग मशीन से सीवरेज की जाम पाइपलाइन को खोलने का भी प्रयास किया गया, लेकिन यह कारगर साबित नहीं हुआ। ऐसे में अब किराए पर लेकर सुपर स्कार मशीन के जरिए जाम सीवरेज लाइन को खोला जा रहा है। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व नगर परिषद ने अपने स्तर पर जाम सीवरेज लाइन खोलने के लिए सुपर स्कार मशीन किराए पर ली थी, लेकिन बारिश के कारण सीवरेज लाइन फिर से जाम हो गई। ऐसे में अब नगर परिषद रख रखाव करने वाली संबंधित कंपनी से सुपर स्कार मशीन के जरिए जाम सीवरेज लाइनों को खुलवा रही है। जंक्शन में सीवरेज लाइनें बारिश के दौरान अक्सर जाम रहती हैं। दरअसल नगर परिषद के पास जो जेटिंग मशीन है वह बड़ी पाइपलाइनों को खोलने में कारगर नहीं हो रही। इन लाइनों को केवल सुपर स्कार मशीन से ही खोला जा सकता है। ऐसे में सुपर स्कार मशीन खरीदने के बाद ही सीवरेज की जाम लाइनों की समस्या का पूरी तरह से समाधान हो पाएगा। ये वर्तमान में हमारे पास जेटिंग मशीन है, वो क्षमता अनुसार उससे काम लिया जा रहा है, लेकिन बरसात के दिनों में ये लोगों द्वारा जो डायरेक्ट गलियों का पानी होता है वो सीवरेज से जोड़ दिया जाता है। उसके कारण उसमें मिट्टी चली जाती है और जो कच्ची बस्तियां हैं वहाँ जो पशुपालक है उन द्वारा गोबर इत्यादि को भी डायरेक्ट ये मेन हॉल से जोड़ दिया जाता है, जिस कारण वो जाम की स्थिति बन जाती है। जब अधिकतम मिट्टी या गोबर इत्यादि जाम हो जाता है तो ऐसी स्थिति में सीवर उसको खोल नहीं पाती जो जेटिंग मशीन है उपलब्ध। इसके लिए संबंधित O&M जो कर रहा है उसको हमने सुपर शक्कर लाकर इसको साफ करने के लिए कहा गया, लेकिन जो हम उनको पैसा दे रहे हैं O&M का, उसमें ये सुपर शक्कर चलाना उसके लिए संभव नहीं हो पा रहा कि इसमें काफ़ी कॉस्टली महंगा पड़ता है। और उसने निवेदन किया है कि इसको लंबे
चलाना है या समय समय में जाम लगता है, उसको खोलने के लिए नगर परिषद यदि मुझे को सुपर सेकर उपलब्ध करवाती है कीमतन या किराए पे, तो मैं इसको चलाने में समर्थ हूँ। नहीं तो मैं खुद का किराए पे सुपर सेकर लाके मशीनें नहीं साफ कर पाता। इस स्थिति को देखते हुए नगर पालिका ने सुपर सेकर खरीदने का निर्णय लिया है, जिसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इत्यादि रेट वगैरह लिए जा रहे हैं। डीएलपी स्तर पे भी सप्लाई हुई है, उसका रेट बहुत ज़्यादा है। तो नगर पालिका की वित्तीय स्थिति के अनुरूप और लोकल जो स्थिति है, हमारी डिमांड है, उसके अनुसार उसको कम पैसों में बढ़िया मशीन लेने के लिए एक प्रस्ताव लिए जा रहे हैं, कोटेशन ली जा रही है। उसके बाद उसका सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर टेंडर मंत्री में क्या होता है कि सुपर सेकर के अंदर जो जेटिंग होती है वो उस कचरे को डाइल्यूट करती है, और जो सक करने वाला है वो उसी जो घुले हुए कचरे को सक करके बाहर निकाल लेता है अंदर से। कचरा जो जाम हो गया है उसको जेटिंग से तो घोलते हैं, उसको उखाड़ते हैं, वो पानी में घुल जाता है पानी डाल के, और फिर वो जो सिस्टम होता है सक करने वाला उससे वो भर लेते हैं, उसको बाहर डाल देते हैं। इसलिए वो जो जाम की स्थिति है उसको सुपर सेकर द्वारा खोला जा सकता है। जेटिंग से तो खाली क्या है कि उसको प्रेस किया जाता है, लेकिन वो नहीं, जब तक नहीं उठाते वापस जम जाता है वो। इसलिए सुपर सेकर की आवश्यकता है जाम लाइनों के लिए, उसके लिए कोशिश की जा रही है, जल्दी शीघ्र कार्रवाई की जाए। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूं नए समाचारों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहिए। नमस्कार।